बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है और आज जो हमारा नॉलेज है वो है 5.4, जिसमें हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को अंडरस्टैंड करना है। और इसमें जो SLO हमने डिस्कस करना है वो क्या है, यूटिलाइज द वर्क एनर्जी थ्योरम इन अ रेजिस्टिव मीडियम। रेजिस्टिव मीडियम के अंदर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को इस्तेमाल करना सीखना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसको आइए हम देखते हैं कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसका बेसिकली तो इसकी थ्योरम है तो स्टेटमेंट होगी। इसकी स्टेटमेंट आप कैसे करते हो कि नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट वर्क डन है बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं तो उनकी वजह से जो नेट वर्क डन होगा वो नेट वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, जिसको यहां पे मैंने लिख भी दिया है मैथमेटिकली। W नेट वर्क डन इक्वल टू F डॉट डी। F डॉट डी ये बेसिकली वर्क डन है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो फर्स्ट टर्म है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और सेकंड टर्म क्या है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसके अंदर जो वेलोसिटी स्पीड है वो फाइनल स्पीड है VF और इसमें जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड है VI। फिर ये नेट वर्क डन यहां पे क्या है, नेट वर्क डन का मतलब है वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स। और नेट फोर्स को आप जानते हो, नेट फोर्स क्या होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं तो उन तमाम का जो वेक्टर सम है उसे आप रिजल्टेंट फोर्स कहते हो या नेट फोर्स का नाम देते हो। तो ये जो मैंने यहां पे थ्योरम यहां पे स्टेट किया है ये एक रिजल्टेंट फोर्स के लिए डिस्कस किया है, एक नेट फोर्स के लिए डिस्कस किया है। अच्छा, अब इसमें एक चीज आप नोट करें कि ये जो नेट वर्क डन है ये बेसिकली रिलेट कर रहा है किसको, चेंज इन स्पीड के साथ रिलेट हो रहा है। ये थ्योरम क्या कर रहा है, नेट वर्क डन को चेंज इन स्पीड के साथ रिलेट कर रहा है, ना कि चेंज इन वेलोसिटी के साथ। क्या मतलब है, ये चेंज इन स्पीड की बात क्यों कर रहे हैं रेदर देन चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि कुछ ऐसे भी केसेस यानी आप जानते हो कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है और अगर स्पीड चेंज होगी तो तभी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी और अगर स्पीड चेंज नहीं होती तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। अब आप ये कह सकते हो कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो डेफिनेटली स्पीड तो वहां पे चेंज हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन मैं अगर इसकी वेलोसिटी को देखूं तो वो हर पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग है और आप जानते हो टेंजेंट की डायरेक्शन यहां पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इट मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेक्टर की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी वेक्टर में चेंज आ जाती है। तो इट मींस यहां पे वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही, और अगर स्पीड में चेंज नहीं आएगी तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की चेंज के लिए स्पीड का चेंज होना जरूरी है। तो नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसे लगनी चाहिए कि उसकी स्पीड में तब्दीली आए, उसकी वेलोसिटी में तब्दीली अगर आ रही होगी तो हो सकता है वहां पे स्पीड तब्दील हो और हो सकता है वहां पे स्पीड में तब्दीली ना आए। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दी है, इसमें वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे केस में हमारे पास वैसे नेटवर्क डन जीरो होगा, क्योंकि आप जानते हो कि सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ रिवॉल्व करवाने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, तो वो तो हमारे पास सेंटर की तरफ हो गई। और यहां पे जो वेलोसिटी है वो अगर टेंजेंट के लॉन्ग है तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो बेटा यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही वेलोसिटी की डायरेक्शन। इस तरह से हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। और इस केस में अगर मैं वर्क डन निकालूंगा
तो ये बनेगा एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और थीटा यहां पे 90 डिग्री है। इस तरह से जब वर्क डन आप निकालते हो तो कॉज 90 जीरो होने की वजह से हमारे पास जो वर्क डन है वो जीरो आ रहा है। तो जब आपके पास वेलोसिटी में चेंज डायरेक्शन की वजह से आ रही होगी तो इसका मतलब उस केस में नेट वर्क डन भी जीरो है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। तो ये थ्योरम जो है ये बेसिकली वर्क डन को रिलेट कर रहा है किसके साथ, चेंज इन स्पीड के साथ। तो ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है कि वेलोसिटी के हवाले से डिस्कशन नहीं करनी, हमने किसके हवाले से डिस्कशन करनी है, स्पीड के हवाले से डिस्कशन देखनी है। और ये पॉइंट मैंने यहां पे बता भी दिया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ रिवॉल्व करेगा तो वहां पे वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो होगी। और इसके अलावा यहां पे जो वर्क डन है वो भी मैंने भी कैलकुलेट कर दिया कि वो भी हमारे पास जीरो बनेगा। खैर अभी मैंने आपको जो है वो नेट वर्क डन मीन वर्क डन बाय नेट फोर्स को बताया कि इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इसको जरा डिफरेंट सिनेरियो में डिस्कस करने लगूं। तो पहला सिनेरियो यहां पे क्या है कि हमने यहां पे डिस्कस करना है वर्क एनर्जी थ्योरम इन अ रेजिस्टिव मीडियम। रेजिस्टिव मीडियम का मतलब क्या है कि जहां पे मोशन को अपोज किया जा रहा हो, कोई ऐसी फोर्स हो जो मोशन को अपोज कर रही हो। और प्रैक्टिकली जितने भी सिनेरियो है आप जानते हो यहां पे फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन हमेशा मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। तो अगर फ्रिक्शन की प्रेजेंस में मैं यहां पे इसी थ्योरम को लिखना चाहूं तो बेटा आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स, ये तो एफ फोर्स है, लेकिन अगर यहां पे फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है या रोड फ्रिक्शन है, और उस फ्रिक्शन को अगर मैं एफ कर लूं जो हमेशा मोशन के क्या होगी, ओपोजिट होगी, मैं इसको राइट साइड पे मूव करवाना चाह रहा हूं जबकि फ्रिक्शन बिल्कुल मोशन की क्या होगी, ओपोजिट होगी। तो आप मुझे बताओ यहां पे अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूं तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे बेटा, जब दो फोर्सेस ओपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो वहां पे नेट फोर्स निकालने के लिए लार्जर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस करते हैं। तो चूंकि अगर ये बॉडी मूव कर रही है राइट साइड पे तो हम कह सकते हैं लार्जर फोर्स हमारी अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शन उससे कम है, जिसकी वजह से यहां पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना हो तो अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन को माइनस करेंगे। अब अगर मैं पिछले रिलेशन को देखूं, पिछले रिलेशन में अगर आप आते हो यहां पे मैं अगर इसको ओपन कर लूं तो अच्छा यहां पे इसको इस तरह से देख भी लेते हैं कि मैं अगर इसको लिखता हूं यहां पे कि वर्क डन जो है हमारे पास नेट फोर्स की वजह से एफ डॉट डी, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास ये होगी एफ नेट इंटू डी और साथ कॉज ऑफ एंगल बिटवीन नेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जाहिर सी बात है अगर बॉडी राइट साइड पे मूव कर रही है तो नेट फोर्स भी हमारे पास राइट साइड पे है, और अगर नेट फोर्स राइट साइड पे है डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड पे, तो इनके बिटवीन एंगल क्या बनेगा, जीरो। तो अगर मैं इस एंगल को जीरो लेता हूं तो नेट फोर्स इंटू डी और कॉस जीरो हमारे पास 1 बनेगा। ये हमारे पास नेट फोर्स आ गई एफ नेट इंटू डी, सॉरी जो वर्क डन है वो हमारे पास एफ नेट इंटू डी आ गया, और एफ नेट की वैल्यू किसके बराबर है, एफ माइनस एफ स्मॉल एफ इंटू डी। तो इस तरह से हमारा जो नेट वर्क डन है ये वर्क डन बाय नेट फोर्स है वो किसके बराबर आ गई, एफ माइनस स्मॉल एफ इंटू डी। तो ये मैंने यहां पे वर्क डन बाय नेट फोर्स लिख दिया, और अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये जो नेट वर्क डन है ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के को लिखा। अच्छा अब इसमें इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो ओपन करने में आपके पास क्या रिलेशन बन जाएगा, ये बनेगा एफ डी और माइनस एफ इंटू डी, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अच्छा अब इसमें जो एफ डी है ये वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है, और जो माइनस एफ डी है ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। एक और चीज आपने नोट करनी है,
कि जब भी किसी अपोजिंग फोर्स का वर्क लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट होगी, तो उसका जो वर्क है वो नेगेटिव लिया जाएगा। और हम जानते हैं यहां पे फ्रिक्शन चूंकि मोशन के बिल्कुल अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, राइट साइड पे हो रही है, और फ्रिक्शन हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, तो इट मींस फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, इसलिए उसका वर्क क्या आ रहा है, वो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, माइनस एफ इंटू डी। जबकि अप्लाइड फोर्स राइट साइड पे है और डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड पे है, तो इस केस में एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली अगर मैं अप्लाइड फोर्स एफ डी कॉज ऑफ जीरो लिखूं तो कॉज जीरो 1 हो गया, तो वर्क आपका पॉजिटिव हो गया। तो फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क है वो नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे एंगल 180 बन जाएगा, एफ डी कॉज ऑफ 180 डिग्री। और कॉज 180 कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हो, ये किसके बराबर होता है, ये -1 के बराबर होता है। इस तरह से आपके पास जो फ्रिक्शन का वर्क है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये सिर्फ फ्रिक्शन के वर्क की बात नहीं हो रही, जब भी कोई ऐसी फोर्स होगी जो मोशन को अपोज कर रही होगी, तो उस केस में उस फोर्स की वजह से वर्क हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वो जो फोर्स है अपोजिंग फोर्स, उनके बिटवीन एंगल 180 बनेगा, और जब भी एंगल 180 बनेगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहां पे एक याद रखो बात, जब भी आपसे कहा जाएगा अपोजिंग फोर्स की वजह से वर्क डन को डिस्कस करो, तो वो आपने माइनस एफ डी डिस्कस करना है, माइनस एफ डी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया बेटा। और अगर जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है उधर ही फोर्स लग रही है, तो उस केस में आपने एफ डी वर्क को डिस्कस करना है। खैर अगर यहां से देखिए तो ये मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया है, इसमें एफ डी इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और ये जो कैपिटल एफ इंटू डी है ये वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को एक और फॉर्म में भी हमने एक्सप्रेस कर दिया, इट इज नॉट द वर्क डन बाय नेट फोर्स, इट इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स का जो वर्क है वो किसके बराबर आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। आपको पता है बेटा फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई भी वर्क हो तो वहां पे एनर्जी डिसिपेट होती है, इस्तेमाल होती है, और वो एनर्जी शीट की फॉर्म में अपीयर होती है। इसका मतलब ये वाली जो एनर्जी, ये जो वर्क है, ये हमेशा किस फॉर्म में हमें मिलेगा, शीट की फॉर्म में मिलेगा। फ्रिक्शन का वर्क हमेशा शीट की फॉर्म में डिसिपेट होता है, और शीट हमारा लॉस है, इसे आप थर्मल एनर्जी भी कह सकते हो। तो जब भी कोई फ्रिक्शनल फोर्स आएगी, रेजिस्टिव फोर्स आएगी, तो उस रेजिस्टिव फोर्स ने वहां पे क्या करना है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर देनी है, क्योंकि उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो मैंने लिखा है ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि टोटल जो वर्क डन है, जो बॉडी को दिया गया, ये टोटल एनर्जी जो बॉडी को दी गई, वो दो फॉर्म्स में अपीयर हो रही है, एक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो रही है, और एक हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के तौर पर नजर आ रही। इन दोनों का सम करेंगे तो तब हमारे पास टोटल एनर्जी सप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, जो कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स के बराबर है। लो बेटा ये आपने जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम को अंडरस्टैंड किया। अच्छा एक और यहां पे मैंने सिनेरियो अंडरस्टैंड किया है कि अगर एक गाड़ी चल रही है तो बताओ वहां पे एक तो गाड़ी का इंजन फोर्स लगा रहा है, वो तो हो गई अप्लाइड फोर्स, और दूसरा वहां पे रोड की फ्रिक्शन है या एयर फ्रिक्शन है, ओवरऑल उसको एक ही फ्रिक्शन कह लें, तो दो फोर्सेज आ गई। तो बताओ वहां पे नेट फोर्स अगर आप देखोगे तो नेट फोर्स हमारे पास यहां पे बनेगी अप्लाइड फोर्स, इंजन की फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। अब अगर मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि हम इंजन को जो एक्सेलरेटर देते हैं ना उससे पांव हटा देते हैं, इसका मतलब अब इंजन की फोर्स जीरो कर दी। जब इंजन की फोर्स जीरो कर देंगे तो ये तो हो गई जीरो, अब हमारे पास सिर्फ कौन सी फोर्स रह गई है, फ्रिक्शनल फोर्स रह गई, और ये फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट होगी, इसलिए इसका जो वर्क है वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये जो पिछला रिलेशन अभी लिखा था इसमें अब एफ को जीरो कर दो, तो ये हमारे पास फाइनल एक फॉर्म बन रही है जिसमें आप देख रहे हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अगर आपसे कहा जाए वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करो तो क्या निकालोगे, माइनस एफ इंटू डी निकालोगे, ठीक हो गया बेटा। और फ्रिक्शन ने काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ऐसा ऐसा बॉडी रुक जाएगी, ठीक हो गया बेटा।
तो ये आपने जो है वो वर्क एनर्जी रिलेशन को अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दिया। जरूरी नहीं कि यहां पे फ्रिक्शन ही अपोजिंग फोर्स हो। अगर गाड़ी सामने से आ रही है, मूव कर रही है, अगर इस तरफ वेलोसिटी इस तरफ है और आप इधर से आगे से रोकना शुरू कर दो, तो ये वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, ये अपोजिंग फोर्स कहलाएगी। इसका वर्क भी नेगेटिव होगा। तो जो फोर्स भी अपोजिंग है, चाहे वो फ्रिक्शन है, चाहे हमारी कोई लगाई गई फोर्स है, उसका वर्क हमेशा क्या होगा? नेगेटिव कंसिडर होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर भी उसको जब एक्सप्रेस करेंगे तो उसको एज ए नेगेटिव वर्क एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट डिस्कशन करने लगे हम इसी वर्क एनर्जी थ्योरम को जरा हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट देखते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बनता है। अच्छा बड़े, इसमें देखें कि अगर सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है और वो पहले h1 हाइट पे है, उसको इसे A कर लें, ये हमारे पास पॉइंट B हो गया। एक ऑब्जेक्ट है वो A पॉइंट पे है और उसकी हाइट h1 है, ठीक है। उस वक्त मैं अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहूं तो वो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास होगी mgh1, ठीक हो गया। इसको अब डिस्प्लेस किया गया है, ऊपर ले गए हैं और फाइनल हाइट का क्या बना दिए? h2 बना दी है। और मैं अगर इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को देखूंगा तो जो भी इस जगह पे इस पॉइंट पे हाइट बन रही है ऑब्जेक्ट की, उसको यहां पे यूज करोगे mgh2, ये हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो ऊपर ले जाने में यहां पे वर्क हुआ। अब वर्क हमने अपनी अप्लाइड फोर्स की वजह से नहीं देखना, मैंने कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से देखना है। यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। तो वो तो डाउनवर्ड है। अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है और फोर्स नीचे है। फोर्स की वैल्यू को Fg कर लो, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसे हम H कर लेते हैं। और इस H को ये हमारा H है, और इस H को आप H2 माइनस H1 भी लिख सकते हो। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिखा जा सकता है H2 माइनस H1। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो अब मैं अगर वर्क निकालना चाहूं तो बताओ इनके बिटवीन क्या एंगल होगा? इनके बिटवीन एंगल हमारे पास 180 डिग्री बनेगा। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो एफ जी और साथ H डिस्प्लेसमेंट हो गई और एंगल यहां पे 180 डिग्री आप यूज करोगे। और cos 180 आपको पता है ये किसके बराबर होता है? ये -1 के इक्वल है। इस तरह से हमारे पास जो है ये माइनस एफ जी इंटू एच वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया। तो चूंकि ये भी वर्क एक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ रही है, इसी वजह से ये वर्क नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव वर्क है इसमें H किसके बराबर है? इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो बताएं H किसके बराबर है? ये हमारे पास H2 माइनस H1 के बराबर है। तो मैं अगर यहां पे ये जो रिलेशन बनाया है F माइनस एज इट इज लिख दूं और एफ जी की जगह पे क्या लिख दूं? एफ जी की जगह पे क्या लिख दूं? यहां पे आपके पास आ जाएगा एम जी, क्योंकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। और H को लिख सकते हैं H2 माइनस H1, लिखा जा सकता है ऐसे। और इस तरह से हमारे पास ये जो इसको अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, यानी ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ये किसके बराबर है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं तो ऊपर जाने में हाइट बढ़ रही है। हाइट बढ़ने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब यहां पे जो वर्क डन है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसके बराबर है ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लेके आए तो उस केस में जिधर डिस्प्लेस फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट हो रही, तो ऐसे केस में एंगल 0 बन जाएगा और हमारा वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन इस पॉजिटिव वर्क की वजह से हाइट कम हो रही है, और हाइट कम होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहां पे डिक्रीज हो रही। तो याद रख लो, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में वर्क होगा तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स के मुखालिफ वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इन शॉर्ट में एक रिलेशन यहां पे लिखने लगा हूं कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको अगर मैं डेल्टा यू लिख दूं,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन के बराबर है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब अगर ये वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा तो इसका नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और पॉजिटिव चेंज क्या जाहिर करती है? कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पे इंक्रीज हो रही है। तो लेकिन अगर ये हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा तो इसके साथ अब ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारी जो चेंज है वो क्या बन जाएगी? नेगेटिव। और नेगेटिव चेंज कब आती है? जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो, फाइनल वैल्यू छोटी, इनिशियल वैल्यू बड़ी, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो आपकी चेंज नेगेटिव आएगी। तो ये चीज बता रही है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो ये पॉइंट आपने सीखा यहां पे कि हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी एक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपने अंडरस्टैंड किया कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो बेटा अब इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स। बेटा अगर एक ऑब्जेक्ट है वो हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे मूव करना चाह रहे हैं, ड्रॉप किया ऊपर से। अब बताओ यहां पे अगर ड्रॉप कर दिया है और फ्रिक्शन यहां पे मौजूद है, अब मैं फ्रिक्शन की प्रेजेंस में बात करने लगा हूं, तो बेटा फ्रिक्शन अगर यहां पे मौजूद है, पिछले वाले केस में फ्रिक्शन कंसिडर नहीं की, तो मुझे बताएं ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड हो गई और जो फ्रिक्शन है वो तो हमेशा मोशन के ऑपोजिट होगी। तो बताओ इस केस में हमारे पास जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर आ जाएगी? यहां पे चूंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाली फोर्स कम है। तो इस तरह से आप ग्रेविटेशनल फोर्स में से फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस करके नेट फोर्स निकालोगे और यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हाइट की फॉर्म में होगी। किसकी फॉर्म में होगी? हाइट की फॉर्म में। इसलिए हमारे पास ये जो नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो हमारे पास वर्क डन बाय नेट फोर्स था वो ये फॉर्म ले लेगा, यानी एफ नेट की जगह पे एफ जी माइनस एफ आ जाएगा और उस डी की जगह पे एच आ जाएगा। बाकी सारा रिलेशन वैसा ही है। तो ये आपने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है और साथ साथ हमारे पास क्या है? फ्रिक्शन भी है, रेजिस्टिव फोर्स भी है। तो ऐसे केस में हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम किस तरह से लिखा जाएगा? लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके, आप बेटा बताओ जब ऊपर फेंकेंगे, ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, थ्रो करते वक्त आपने पुश दिया, उसके बाद आपकी फोर्स खत्म हो गई है। अब मुझे बताओ अगर ऑब्जेक्ट तो ऊपर जाना चाह रहे हैं लेकिन इस पे मोशन अगर ऊपर हो रही है, एक तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगी, फ्रिक्शन ने हमेशा मोशन के ऑपोजिट होना है, और दूसरा ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है। अब हमारे पास दोनों फोर्सेस किधर है? डाउनवर्ड है। अब अगर ये दोनों डाउनवर्ड हैं तो अब चूंकि एक ही डायरेक्शन में हैं तो अब इस केस में नेट फोर्स इन दोनों का सम होगा। तो इस तरह से हमारे पास अब नेट फोर्स होगी तो इसका सम, नेट फोर्स आपके पास आ रहेगी यहां पे एफ जी प्लस एफ। लेकिन जब आप नेट वर्क डन देखोगे तो इस केस में नेट वर्क डन के लिए नेट फोर्स को आप डिस्प्लेसमेंट जो कि यहां पे एच के बराबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और साथ आप एंगल भी देखोगे। नेट फोर्स अब नीचे की तरफ होगी और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगी, तो एंगल यहां पे बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों फोर्सेस मोशन के अपोजिट हैं तो नेट फोर्स भी मोशन के अपोजिट होगी। तो ऐसे केस में हमारे पास वर्क बनेगा नेगेटिव। तो ये एफ नेट और ये एच आ गया और cos 180 -1 आ गया, माइनस एफ नेट इंटू एच आ गया। और आप यहां पे एफ नेट की वैल्यू पुट कर सकते हो एफ जी प्लस एफ और साथ ही एच आ गया। तो ये चीज मैंने यहां पे लिखी। तो ये हमारा वर्क डन बाय नेट फोर्स बन रही है उस वक्त जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है। अब अगर आपसे कहा जाए जी जनाब इसमें सिर्फ वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है। तो हमें फिर क्या निकालना पड़ेगा? एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा माइनस एफ इंटू जी इंटू एच। हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर आपसे कहा जाए वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालो इसी फॉर्मूले से,
बाकी पैरामीटर्स हमें गिवन हो तो फिर क्या होगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया होगा तो ये क्या बनेगा माइनस एफ इंटू एच, तो फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे, बाकी सारे फैक्टर दूसरी तरफ ले जाओगे। तो खैर ये सिचुएशन आपने अंडरस्टैंड करनी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसके बाद ये सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये मैंने बस एडिशनल एक बात बीच में ऐड कर दी, वैसे तो बहुत कम ऐसे प्रॉब्लम होंगे। इसमें क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मुसलसल एक्सेलरेट किया जा रहा है अप्लाइड फोर्स के थ्रू, पहले तो मैंने सिर्फ थ्रो करने की बात की ना, थ्रो करने में अप्लाइड फोर्स क्या थी, 0 थी, लेकिन अब यहां पे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मुसलसल लग रही है। किस तरह का सिनेरियो ये बनेगा, जैसे सपोज करो एक चैन के साथ आपने किसी चीज को बांधा हुआ है, ऊपर पुली है, इस तरह से पुली है और पुली के ऊपर से ये इस तरह से ये ऑब्जेक्ट है, और आप इधर इसको नीचे की तरफ अगर पुश करते हो तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो अप्लाइड फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ हो रही है, ठीक है। और अगर ये फोर्स मुसलसल इसको एक्सेलरेट कर रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं लेके जा रही, क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो इस केस में आप मुझे बताएं नेट फोर्स क्या होगी। एक तो ऊपर की तरफ अप्लाइड फोर्स होगी और बाकी फोर्सेस यहां पे कौन सी होंगी, अगर यहां पे फ्रिक्शन भी है तो एक तो फ्रिक्शन होगी जो मोशन के बिल्कुल ऑपोजिट होगी, और एक ग्रेविटी भी होगी जो कि नीचे की तरफ होगी। इस तरह से ये दो फोर्सेस नीचे की तरफ होगी और एक फोर्स ऊपर की तरफ होगी। अब मैं अगर नेट फोर्स निकालूंगा तो नेट फोर्स के लिए मुझे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, तो बड़ी फोर्स में से बाकी जो फोर्सेस जो इसके ऑपोजिट हैं इनको मैं माइनस करूंगा, तो यहां पे आ जाएगा एफ जी माइनस एफ, तो ये मेरे पास नेट फोर्स आएगी। तो ये यहां पे मैंने लिख दी नेट फोर्स, और बाकी रिलेशन वैसे ही है, सिर्फ नेट फोर्स को मैंने डिसाइड किया, ठीक हो गया। तो ये बेटा सारे पॉइंट जो है आपने अंडरस्टैंड किए वर्क एनर्जी थ्योरम के लिहाज से। वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट किया गया, लेकिन वर्क डन भी किसका, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन भी वर्क डन बाय नेट फोर्स। याद रख लो, जब भी नेट फोर्स की वजह से वर्क डन की बात की जाएगी वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। हां, अगर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन को देखा जाएगा तो वो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही एज ए नेट फोर्स काम कर रही हो, वो कौन सा केस हो सकता है, अगर आप एक बिल्डिंग पे खड़े होके सपोज करो हवा वगैरह नहीं है, अब आप उसको फेंक छोड़ दो, बताओ उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी। जो जब एक ही फोर्स लग रही होती है तो उस वक्त वही नेट फोर्स होती है, क्योंकि और कोई फोर्स वहां पे नहीं है, तो ओवरऑल ग्रेविटी विल बिहेविंग एज अ नेट फोर्स। तो ऐसे केस में ग्रेविटी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगी, इसको भी लिखा जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज कर रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इस केस में चूंकि हमारी जो ग्रेविटी है वो एज ए नेट फोर्स भी काम कर रही है, इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये वर्क डन बाय नेट फोर्स आल्सो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इन शॉर्ट कंजर्वेटिव फोर्स अगर प्योरली कंसिडर करोगे तो उसकी वजह से जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लेती है, लेकिन जब आप नेट फोर्स की बात करते हो तो उस केस में जो वर्क डन है इट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखें ए बॉल ऑफ मैस 100 kg, तो बॉल की मैस हमारे पास 100 ग्राम है, सॉरी, इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो ये 0.1 किलोग्राम बनेगा, ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें क्या कहा जाए, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसको ऊपर फेंका गया है एट अ स्पीड ऑफ, जो इनिशियली स्पीड दी जा रही है वो यहां पे 25 मीटर पर सेकेंड है। इफ द नो एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी लॉस ना होने का मतलब क्या है कि यहां पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कोई थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, हीट जो प्रोड्यूस होती है ना फ्रिक्शन की वजह से वो हमारा लॉस होता है, तो उसको हम यहां पे इग्नोर कर रहे हैं, यानी फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे। देन बताएं कि हमारे पास क्या चीज कैलकुलेट है, डिटरमिन द हाइट, आपने हाइट कैलकुलेट करना है, कितनी हाइट तक ऑब्जेक्ट गया है, तो बताओ इसमें इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो बेटा इसमें आप मुझे बताओ, यहां पे हमारे पास फोर्स कौन सी लग रही है, ऊपर अगर थ्रो किया है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, प्योरली ग्रेविटी, तो ग्रेविटी हमारे पास फोर्स हो गई और साथ जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो एच के बराबर है, और दूसरी तरफ ये वर्क डन बाय ग्रेविटी,
और यहां पे ग्रेविटी सिर्फ लग रही है, इसका मतलब ग्रेविटी इज आल्सो एक्टिंग एज अ नेट फोर्स। तो जब भी आपके पास कोई फोर्स नेट फोर्स बनेगी तो उसने काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें चूंकि अगर ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट तक गया है तो वहां पे ऑब्जेक्ट ने एक लम्हे के लिए रुक जाना है, इट मींस फाइनल स्पीड यहां पे 0 लेंगे। अगर फाइनल स्पीड 0 ले लें और एफ जी को मैं एम जी लिख दूं और इधर एच लिख दूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा, इधर मेरे पास आ जाएगा हाफ एम वी आई स्क्वेयर। ठीक हो क्या बेटा? अच्छा, एक और चीज के इसमें अब जो है वो वैल्यूज हम पुट करते हैं और इसको, अच्छा ये वाला वर्क आपका नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इसलिए माइनस भी साथ लगाओगे। तो माइनस एम जी एच जो है ये हमारे पास बन रहा है माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर। इसमें एम के साथ कैंसिल हो जाएगा और आप एच को कैलकुलेट करना चाहो तो माइनस भी माइनस से कैंसिल होगा, तो वी आई स्क्वेयर ओवर 2h। इसमें आप इजीली वैल्यूज को पुट कर सकते हो। वी आई की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, वी आई 25 है और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा और ये सॉरी नीचे लिखना है हमने जी, ये जी आना है और जी की वैल्यू 9.8। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, दूसरा भी एक पार्ट है इसके अंदर, इफ द बॉल ओनली राइजेस टू 25 मीटर, अगर बॉल 25 मीटर हाइट तक गया है, ठीक है, ये हाइट मेरा ख्याल है ज्यादा आएगी 31.9 मीटर के बराबर आएगी, लेकिन अब कहा जा रहा है 25 मीटर तक गया है, इसका मतलब है कि उसने सेम उतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं की, कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हुआ है और एनर्जी के लॉस की वजह क्या होगी, लाजमी फ्रिक्शन होगी। इसका मतलब ये जो दूसरा पार्ट डिस्कस किया जा रहा है ये फ्रिक्शन की प्रेजेंस में किया जा रहा है। तो हमें अगर यहां पे हाइट को हम ले लेते हैं, इसको एच डैश कर लेते हैं, ये अगर 25 मीटर है, ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट द ए रेजिस्टेंस। ए रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वर्क डन है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो बेटा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। तो बेटा हमने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, स्मॉल एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो ये बेटा बताओ अब इसको कैसे निकालना है। ठीक है, इसमें हमें जो हाइट है वो तो दे दी है, लेकिन हमें यहां पे अब ग्रेविटी का पता है, उसको भी यूज करेंगे। हम फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे एफ जी, ग्रेविटी तो लग रही है, ऑब्जेक्ट को किधर फेंका गया है, ऊपर की तरफ। तो यहां पे अब एक तो ग्रेविटी हो गई और एक फ्रिक्शन हो गई, ये दोनों जो है ये मोशन के ऑपोजिट हैं। ठीक है, और चूंकि इसलिए ये वर्क यहां पे बनेगा नेगेटिव। आप इस फार्मूले को अप्लाई करोगे, हाफ एम वी आई स्क्वायर आ जाएगा इधर। यहां पे इसको मैं दोबारा कर रहा हूं, तो यहां पे अगर मैं उसी रिलेशन को फ्रिक्शन की प्रेजेंस में लिखूं, चूंकि ऊपर फेंका है, तो एफ जी एक फोर्स हो गई, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो इसलिए ये हमारे पास नेट फोर्स ये बन गई और ये ओवरऑल वर्क नेगेटिव बनेगा ड्यू टू 180 डिग्री एंगल। और इधर हमारे पास क्या आएगा, इधर हमारे पास हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तक जाके ये जीरो होगी। और यहां से आपको एफ जी को एम जी के बराबर लोगे, इसको मैं एम जी लिख देता हूं और ये प्लस एफ आ गया, एच इक्वल टू माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर। और यहां से आप आसानी से ये माइनस एफ इंटू एच कैलकुलेट कर सकते हो। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो माइनस एम जी एच हो जाएगा और इधर आपके पास माइनस एफ इंटू एच आ जाएगा, माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर। और माइनस एफ इंटू एच आपने कैलकुलेट करना है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये चीज उधर जाएगी, ये बनेगी एम जी एच माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर। तो यहां से आप आसानी से क्या कर सकते हो, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और मैं ये नेगेटिव के साथ निकाल रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये वर्क नेगेटिव होगा। और फाइनल आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी निकालनी है। जब वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाए हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, माइनस एफ इंटू एच के बराबर है। अगर
तो यहां से आप F इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन को आप यहां पे H से डिवाइड कर दो और ये हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये 3 फैक्टर्स आपने यहां पे कैलकुलेट करने सीखे। एक क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट है, वो आपके लिए असाइनमेंट है, वो आपने खुद देखना है उसको। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।